Hello students, this is the first video for the lesson 3 of class 4, The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. But before starting the poem, let's have a glance upon the warm-up. The poet longs for peace and tranquility while residing in an urban setting. यानी इस कविता में कवि किसी शहरी क्षेत्र में यानी अर्बन क्षेत्र में रह रहा है और अब उसे शांति, पीस और ट्रैंक्विलिटी एकांतता की आवश्यकता है. द लेक आइजल ऑफ इनिस्फेयर सीम्स टू बी अ बिफिटिंग प्लेस. इनिस्फेयर का जो इनिस्फेयर में मौजूद जो लेक का किनारा है, वो आइलैंड है, वो कवि को अपने लिए बड़ा सूट जचता है, अपने लिए बड़ा उत्तम स्थान जचता है. वेयर ही कैन बी एमिड्स नेचर एंड लिव इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर कि वो प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच रह सकता है और एकांत भी रह सकता है, एकांत के साथ रह सकता है. आई एम शोइंग यू पिक्चर ऑफ William Butler Yeats. This is the picture of William Butler Yeats. Let's talk about the author. William Butler Yeats, born on 13th of June 1865 and died at 28th of January 1939, was an Irish poet. एक आयरिश कवि थे एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर, और 20वीं शताब्दी के साहित्य के सबसे बेहतरीन साहित्यिक कृति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में उन्हें जाना जाता है. अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट, ही हैड टू फाउंड द एबे थिएटर. आयरिश यानी आयरलैंड के साहित्यिक क्षेत्र को उन्होंने परिमार्जित किया, स्थापित किया और पूरे विश्व में इसकी पहचान दिलाई, और साथ ही साथ एबे थिएटर की भी स्थापना की. इन हिज लेटर ईयर्स सर्व्ड 2 terms एज अ सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट. स्वतंत्र आयरिश स्टेट के सीनेटर के रूप में यानी सांसद के रूप में भी इन्होंने लगातार 2 बार तक सेवा दिया. ये एक पोएट रहे हैं और साथ ही साथ एक प्ले राइट भी रहे हैं, छोटे छोटे नाटककार रहे हैं, छोटे नाटक लिखते हैं. इनके माता पिता जॉन बटलर यीट्स हैं, सुसान मैरी पॉलैक्स फैन हैं. सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंपोजर ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट्स मूव टू the poem. Let's talk about the poem. What does the poet has tried to depict in this poem? The poem gets its title from a very small uninhabited island that sits in Lough Gills, a lake in its home country of Sligo, Ireland. पोएम का जो शीर्षक है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, यह लॉफ गिल्स नामक एक लेक है इट्स के घर के पास, जो पोएट हैं इसके, और आयरलैंड देश के स्लीगो नामक गांव में ये जगह है. द स्पीकर ऑफ दिस पोएम लॉन्ग्स टू बिल्ड अ सिंपल लाइफ ऑन इनिस्फ्री. और इस कविता का जो लेखक है वो अपना एक शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण जीवन इनिस्फ्री में बिताना चाहता है. शहर की चकाचौंध से दूर वो एकांत रह करके अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहता है. वो एकांत रहना चाहता है अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए. फाइंडिंग पीस, उसे शांति चाहिए. एंड कम्युनियन विद नेचर, वो शांति के साथ रह सके और प्रकृति की सुंदरता को निहार सके. However, it becomes clear that ties to city life prevents the speaker from realizing this dream. और बाद में चल करके ये पता चलता है
इसी पोयम में कि जो शहरी जीवन है वह स्पीकर को किस प्रकार से इतना व्यस्त बना देता है कि वह अपने इस दिवा स्वप्न को कभी पूरा ही नहीं कर पाता, वो इन स्प्री जा नहीं पाता, वो सोचता रह जाता है। This was a little bit about the poem. Let's talk about the rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of the poem is A B A B. Its iambic meter is very loose. The poem belies its complex network of rhythm and sound. इस पोएम में जो रिदम है और साउंड वो बड़ा जटिल है और इस प्रकार से श्रोता के ऊपर इसका बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से इस कविता ने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, यानी ये कविता इतनी प्रचलित हुई है विलियम बटलर येट्स के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree, and small cabin in built there of clay and wattles made. 9 bin rows will I have there, and a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. You may see the complexity. आप इसमें complexity देख सकते हैं। Let's talk about some of the tough words in this stanza. Arise. Arise means get up. मतलब जगना, जगना। Wattles, wooden stacks interwoven with branches, यानी बेत का बाड़ा आप कह सकते हैं, जहाँ टहनियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। Bin rows, bin plants सोड इन रोज विद इन अ गार्डन, यानी सेम की पंक्तियाँ, सेम के घास को, सेम के प्लांट को लगाना एक रो में। बी लाउड, बजिंग लाउडली विद द साउंड ऑफ बीज, यानी मधुमक्खी की आवाज़ के साथ जोर की आवाज़ निकलते रहना। ग्लेड, अ क्लियरिंग और ओपन ग्रासी स्पेस विद इन अ फॉरेस्टेड एरिया, किसी जंगल वाले जगह में, जंगल का खुला जगह या दरख्तों के बीच के जगह को ग्लेड कहते हैं। शैल क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्शन, यदि कोई काम आप भविष्य में करने वाले हैं उसके साथ हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं, तो ये विल का एक दूसरा फॉर्म है शैल। नाउ लेट्स मूव टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टैंजा। बिफोर लेट्स once again read this. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bin rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. The speaker shows an intention to get up and go to a small island in the Ireland called Innisfree, यानी कवि जो है, यानी जो कहने वाला है, वो इस कवि जो स्पीकर है, जो ये कविता बता रहा है, वो इंटेंशन करता है, उसके मन में ये इच्छा हो रही है, वो इंटेंट कर रहा है कि वो आयरलैंड जाए, और आयरलैंड के कौन से जगह पर जाए? इनिस्फ्री में जाए। On the island, the speaker wishes to build a modest cabin out of clay and bundled twigs. वहां पर वो अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता है, पेड़ के दरख्तों से बना हुआ, वृक्ष के तने से बना हुआ। The speaker hopes to plant 9 rows of beans in open space, और वो खाली जगह पर वो सेम के पौधों को रोपना चाहता है। Which will buzz with the sound of honeybee tending to a nearby hive, और जो कि मधुमक्खियों के गुंजन से गुंजायमान हो जाएगा। वो मधुमक्खियां जब अपने बी हाइव यानी अपने छत्ते की तरफ जाएंगे भुनभुनाती हुई, तो उसी प्रकार की आवाज करता हुआ वो जाएगा। लेट्स मूव टू द स्टैंजा 2। And I shall have some peace there,
For peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wing. यहाँ पर एक मेटाफोर है। यहाँ पर सुबह को वेल्स ऑफ द मॉर्निंग यानी ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग यानी अर्ली मॉर्निंग को जो है वेल्स ऑफ मॉर्निंग कहा गया है, यह मेटाफोर है। उसके बाद फिर मिडनाइट को ग्लिमर के से जोड़ा गया है, और फिर दोपहर को यहां पर पर्पल ग्लो के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो ये एक मेटाफोर है। और फिर इवनिंग को यहां पर लिनेट विंग्स के साथ जोड़ा गया है। अब चलते हैं इसमें आने वाले टफ वर्ड्स के तरफ। लेट्स मूव टू द टफ वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। ड्रॉपिंग, फिगरेटिवली डिसेंडिंग अपॉन द आइलैंड, पतित होते गिरता हुआ, क्षिप्त। वेल्स, मटेरियल्स दैट कवर्स और ऑब्सक्यूर यानी पर्दा, किसी भी वस्तु को ढकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोई वस्तु। ग्लिमर, ग्लिमर मीन्स रेडियंट और शाइनिंग, मतलब चमकदार। लिनेट, यह फिंच फैमिली की, फिंच समूह की एक छोटी सी चिड़िया है, लिनेट जिसको बोलते हैं। The speaker thinks that this setting will provide him some peace, which will come up slowly as the hazy mist of the morning. अब स्पीकर को लगता है, कवि को लगता है कि इस प्रकार का जो सेटिंग है ये उससे कुछ न कुछ शांति प्रदान करेगा। किस प्रकार का सेटिंग? दरख्तों से बना हुआ घर, मट्टी से लिपटा हुआ घर और उसके ऊपर मिट्टी लिपटी हुई, यानी वो मिट्टी के बने हुए मकान में रहना चाहता है जिसकी की छत दरख्तों से बने हुए हों। और वो सामने में, घर के ठीक सामने में 9 क्यारियाँ सेम के पौधों का लगाना चाहता है। एक बी हाइव भी उसके बगल में हो, वो 9 क्यारियाँ उन मधुमक्खियों की गुंजन से गुंजायमान होता हो। Which will come up slowly as hazy mist of the morning, और धीरे धीरे ठीक सुबह होने के साथ ही वो शांति falls to the earth where crickets are, वो धीरे धीरे ये शांति आएगी। कैसे? झिंगुरों की, झिंगुर जब गुनगुनाने लगते हैं रात के मध्य रात्रि में, वो शांति ठीक उसी मध्य रात्रि की तरफ से आएगी, झिंगुरों के गुंजन के साथ। ऑन द आइलैंड फ्लिकर्स ब्यूटिफुली एट द मिडिल ऑफ द नाइट, और ठीक मध्य रात्रि में पूरा जो द्वीप है, वो आइलैंड है, वो क्या हो जाएगा? चंद्रमा की रोशनी से दीप्त हो जाएगा। एंड विद द पर्पल ह्यू एट मिड डे, और दोपहर में यह पर्पल कलर का हो जाएगा। वाइल लिटिल बर्ड्स फ्लटर्स इन द इवनिंग, और शाम को शांति कैसे आएगी? जब लिनेट नाम की वो चिड़िया वो अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई अपने घोंसलों की तरफ जाएगी, अपने पूरे समूह में जाएगी चहचहाती हुई, तो कवि को लगता है कि उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। Now let's move to the third stanza of this poem. I will arise and go now, for always night and day. फिर से कवि कहता है कि मैं फिर से जगूंगा और अब जाऊंगा। इसका मतलब वो अभी सोच ही रहा है, वो गया नहीं है। I hear lake water tapping with low sound by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. Let's have a glance upon some of the tough words. Lapping, gently but repeatedly breaking against something, किसी भी चीज़ से जाकर के लगातार धीरे धीरे टकराना, यानी इसको आप समकरण कह सकते हैं। यानी पानी का अपने किनारे से जाकर के हौले से टकराने की प्रक्रिया लैपिंग कहलाती है। शोर, आप इसे बीच कहें, समुद्र का किनारा कहें, सीबोर्ड कहें, किनारा, झील का किनारा भी कह सकते हैं। कोर, द इनर मोस्ट पार्ट, हृदय के अंतर्भाग को कोर कहेंगे।
किसी भी चीज के अंतर्भाग को कोर कहते हैं. So what the poet has tried to say in the last stanza? The speaker reiterates and intend to get up and go to inspire. एक बार फिर से वो कोशिश करता है कि नहीं, मुझे अब जाना ही चाहिए, मैं सुबह उठूंगा और वहां जाऊंगा. Explaining that all day and all night the speaker imagines hearing the lake's wave breaking on island's shore. और वो प्रत्येक दिन, वो पूरे दिन पूरी रात सिर्फ और सिर्फ उस झील के लहरों की अपने किनारों से टकराने की आवाजों को सुनता रहता है. As the speaker stands on roads or other paved places, वो पक्की सड़कों पर जब कभी भी खड़ा होता है या चलता रहता है, that imagined lake sound resonates deep within the speaker. और ठीक उसके मन में उसी समय उसे ऐसा लगता है वो इन स्फीयर में है और वहाँ पर मौजूद जो झील है, उस झील का पानी अपनी सतह से, अपने किनारे से हौले हौले से टकरा रहा है. वो उसकी आवाज़ को, उसके स्पंदन को अपने अंदर महसूस कर पाता है. So students, this is all for today. In the next video, we are going to complete the exercise given in this poem. Till then, it's time to say bye. Take care of yourself. Thank you very much.